बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। बसरा में हालात और बिगड़े, ईरान काउंसलेट को आग लगा दी गई, एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला, वजीर आजम ने दिया तहकीकात का हुक्म। इराकी ओहदेदारों ने बसरा की सूरत हाल के लिए अमरीका, IS और बास पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। हशद शाबी ने कहा, हालात को मसला की लड़ाई में बदलने नहीं देंगे। तेहरान समिट में इदलीब पर कोई समझौता नहीं हो सका, तैयब एर्दोगान ने कहा, तमाशा नहीं देखेंगे। पुतिन और एर्दोगान ने की खामनाई से मुलाकात, सुप्रीम लीडर ने कहा, सीरिया में साबित हो गया अमरीका पर लगाम कसी जा सकती है। इजिप्ट में 2013 के काहिरा धरने के लिए 75 को सजाए मौत सुनाई गई, इख्वानुल मुस्लिमून के सीनियर लीडर्स शामिल। यमन पर जनीवा बातचीत नहीं हो सकी, हादी हुकूमत के नुमाइंदे वापस, अल-हूसियों ने सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया। कश्मीर के बारामूला में हुर्रियत कारकुन को गोली मार दी गई, अनंतनाग में पुलिस पिकेट पर हमला नाकाम। पेट्रोल और डीजल की कीमतें नई बुलंदी पर पहुंच गईं, हुकूमत असेंबली इलेक्शन से पहले राहत देने पर गौर करने लगी। अमित शाह 2019 के लोकसभा इलेक्शंस तक बीजेपी सदर बरकरार रहेंगे, तेलंगाना में 15 सितंबर से मुहिम शुरू करेंगे। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत करते हैं इराक से। इराक के बसरा में हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मुजाहिरों और गड़बड़ के बीच बसरा एयरपोर्ट को रॉकेट से निशाना बनाया गया। एक ओहदेदार ने बताया कि यह बात साफ नहीं है कि हफ्ते की सुबह किए जाने वाले इस हमले के लिए कौन जिम्मेदार है। किसी के मरने की खबर नहीं है। पिछले कई दिनों से बसरा में महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे मसाइल पर एहतजाज हो रहा है। 3 सितंबर से इन मुजाहिरों और गड़बड़ में कम से कम 13 लोग हलाक हो गए। मुजाहिरों के दौरान पुलिस और एहतजाजियों के बीच झड़पें हुई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया और कई सरकारी इमारतों को आग लगा दी। ज्यादातर हलाकतें पुलिस फायरिंग में हुई। एक ओहदेदार ने बताया कि बसरा एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले की वजह से फ्लाइट्स मुतासिर नहीं हुई। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया है जब उससे कुछ घंटे पहले ही शहर में लगाया गया कर्फ्यू हटाया गया। इसके अलावा बसरा के करीब एक बंदरगाह को भी दोबारा खोल दिया गया। बसरा इराक का दूसरा बड़ा शहर है। वजीर आजम हैदर अल-अब्बादी ने एक हंगामी मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया। पार्लियामेंट का भी एक हंगामी सेशन हुआ। एक बयान में कहा गया कि वजीर आजम ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कोताही की छानबीन का हुक्म दिया है। इराकी लीडर्स ने कहा है कि उनके ख्याल में बसरा में गड़बड़ के पीछे अमरीका, ISIS और बास पार्टी के बचे कुछ लोगों का हाथ है। गड़बड़ के वाकयात के दौरान ईरानी काउंसलेट पर भी हमला किया गया। इसके अलावा कई दूसरी पार्टियों और ग्रुपों के दफ्तरों पर भी हमले किए। इराकी वॉलंटियर फोर्स हशद शाबी के सेक्रेटरी जनरल शेख कैसर फाजली ने कहा है कि बसरा फसादात का मकसद अरब मुल्क के टुकड़े टुकड़े करना है। उन्होंने वार्निंग दी कि बसरा की सूरत हाल अपनी इंतहा को पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि इराक के मुजाहिदीन बसरा बहरान को मसले की लड़ाई में बदलने नहीं देंगे। इराक के एक शिया आलिम अम्मार हकीम ने बताया कि मुल्क एक खतरनाक मरहले पर है। इस शिया आलिम की तंजीम हिकमा तहरीक के दफ्तर पर भी हमला किया गया। इराक के सेहत ओहदेदारों ने बताया कि गड़बड़ के वाकयात में 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इराक की वजारत खारजा ने कहा है कि ईरानी काउंसलेट पर हमले का ताल्लुक एहतजाजियों के मुतालबे से नहीं है। वजारत के तर्जुमान ने कहा कि सिफारती मिशन को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है और ये इराक के मफादात के लिए नुकसानदेह है।
बसरा में कई दिनों से हालात खराब हैं। वहां पर शिया मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और इराकी तेल का 70% जखीरा बसरा में ही है, लेकिन मकामी लोगों को शिकायत है कि कई दहाकों से उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। इराक के बाअसर शिया आलिम आयतुल्लाह अली सिस्तानी ने भी इस मसले पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। इराक में नई हुकूमत के ताल्लुक से भी उलझन पाई जाती है। ईरान ने बसरा में गड़बड़ और ईरानी कौंसलेट पर हमले की मजम्मत की है। वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने कहा कि हमले के वक्त कोई सफारती स्टाफ वहां नहीं था। उन्होंने इस हमले को प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करार दिया। बहराम कासमी ने कहा कि ईरान ने पहले ही ऐसे हमले के बारे में इराकी ओहदेदारों को खबरदार किया था। तेहरान में इराक के सफीर को इस वाक़े के सिलसिले में तलब किया गया। इस दौरान इराक के एक सरहदी इलाके कोया में कुर्द पार्टियों के दफ्तरों पर रॉकेट हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 11 लोग हलाक हुए, कई लोग जख्मी भी हुए। इन मिसाइलों के जरिए कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरान और डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। बात करते हैं सीरिया की। सीरिया के इदलीब में रशिया के हमले जारी है। दूसरी तरफ इदलीब के करीब सरकारी फौज जमा है। खबरों में कहा गया कि अमरीकी फौज भी इदलीब में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की सूरत में फौजी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमरीका और उसके इत्तेहादी केमिकल हमलों के इस्तेमाल की सूरत में बड़ी ताकत से और शिद्दत से जवाब देंगे। अमरीका के एक आला फौजी जनरल ने कहा है कि वो फौजी ऑपरेशंस के बारे में व्हाइट हाउस के साथ राब्ते में है। अमरीका ने वार्निंग दी है कि अगर इदलीब में केमिकल हथियार इस्तेमाल किए गए तो सीरिया में फौजी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ सीरिया की हुकूमत और रशिया का कहना है कि मगरबी मुल्कों के इशारे पर काम करने वाले कुछ लोग इदलीब में केमिकल हथियार इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए सरकारी फौज को जिम्मेदार ठहराएंगे। अमरीकी फौजों के चीफ जनरल जोसेफ डनफोर्ड ने कहा कि अब तक सीरिया में कार्रवाई के ताल्लुक से कतई फैसला नहीं किया गया है। हिंदुस्तान के दारुल दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए जोसेफ डनफोर्ड ने कहा कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप सीरिया में कार्रवाई के ताल्लुक से खुद फैसला करेंगे। फ्रांस ने भी वार्निंग दी है कि अगर सीरिया की हुकूमत इदलीब में केमिकल हथियार इस्तेमाल करती है तो उसके खिलाफ फौजी कार्रवाई की जाएगी। इदलीब सीरिया का अकेला मकाम है जहां पर बशर अल असद के मुखालिफ ग्रुप्स का अब तक कब्जा है। सरकारी फौज के ऑपरेशन की सूरत में एक फैसला कुन लड़ाई होगी जिससे सीरिया जंग का खात्मा भी हो सकता है। सीरिया जंग में अब तक कोई 5 लाख लोग हलाक हो चुके हैं और 1 करोड़ 10 लाख लोग बेघर हुए हैं। तुर्की, ईरान और रशिया के लीडर्स की एक मीटिंग तेहरान में हुई, लेकिन इस छोटी मुलाकात में सीरिया बहरान खासतौर पर इदलीब के बारे में कोई समझौता नहीं हो सका। ये पूछे जाने पर कि क्या अब भी इदलीब पर हमले को टाला जा सकता है, अमरीकी जनरल जोसेफ डनफोर्ड ने कहा कि वो नहीं जानते कि कोई ऐसी चीज है जो इस ऑपरेशन को रोक सकती है। उन्होंने कहा कि ये मायूसी की बात है, लेकिन हैरत नहीं है कि रशिया, तुर्की और ईरान कोई हल निकाल सकेंगे। ईरान और रशिया ने 7 साल से जारी सीरिया जंग में सदर बशर अल असद की भरपूर मदद की है। दूसरी तरफ अमरीका, मगरबी मुल्कों, सऊदी अरब और इलाके में उसके इत्तेहादियों और तुर्की ने बशर अल असद के मुखालिफ ग्रुपों की मदद की। तुर्की ने कहा है कि उसे इदलीब ऑपरेशन की सूरत में बड़े पैमाने पर कत्लेआम का अंदेशा है और हमले की सूरत में तुर्की में एक और रेफ्यूजी बहरान पैदा हो सकता है। इदलीब तुर्की की सरहद पर वाक़ है। रशिया की जंगी हवाई जहाजों ने इदलीब के बाज़ इलाकों में बमबारी की और बताया गया कि ये अब तक की हालिया दिनों की सबसे तेज बमबारी थी। इस दौरान अमेरिका के नुमाइंदे जिम जेफरी ने कहा कि इदलीब ऑपरेशन से सूरत हाल और ख़राब होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्रवाई गैर जिम्मेदाराना होगी और इससे तनाव बढ़ेगा। ऐसे सबूत मिले हैं कि केमिकल हथियार तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया। सीरिया की हुकूमत ने हमेशा केमिकल हथियारों के इस्तेमाल के इल्ज़ाम को गलत बताया है। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि इस मसले को हल करने के लिए बड़े पैमाने पर सिफारती कोशिशों की जरूरत है। जिम जेफरी ने कहा कि जब तक आईसिस को शिकस्त नहीं हो जाती और जब तक ईरानी फाइटर्स सीरिया से नहीं चले जाते, सदर डोनाल्ड ट्रंप सीरिया में फौजें बरकरार रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सदर बशर अल असद का सीरिया के मुस्तकबिल में कोई रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्हें हटाना अमरीका का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि अमरीका रशिया के साथ सीरिया में सियासी मुंतकिली के बारे में मिलकर काम करने के लिए तैयार है। समझा जाता है कि इदलीब में कोई 30,000 मिलिटेंट्स हैं। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि इदलीब में 29 लाख लोग रहते हैं, जिनमें 10 लाख बच्चे हैं। आलमी इदारे ने वार्निंग दी है कि ऑपरेशन की सूरत में कम से कम 8 लाख लोग बेघर होंगे, जिससे पहले से खतरनाक रेफ्यूजी बहरान और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा।
तेहरान चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि अमेरिका को सीरिया में अपनी दखलंदाजी और गैर कानूनी मौजूदगी खत्म करनी चाहिए। ईरानी सदर ने रशिया और तुर्की के लीडर्स के साथ चोटी मुलाकात में हिस्सा लेते हुए सीरिया बहरान को हल करने के लिए 6 पॉइंट्स का एक फार्मूला पेश किया। उन्होंने कहा कि दुनिया की ये जिम्मेदारी है कि वो इसराइल के फैसलों का मुकाबला करे, खासतौर पर सीरिया की सरजमीन पर इसराइल के नाजायज कब्जे को बर्खास्त करना चाहिए और सीरिया की हुकूमत और सीरिया की कौम के खिलाफ इसराइल की किसी भी कार्रवाई को रोकना चाहिए। इसराइल ने 1967 की जंग के दौरान गोलान पहाड़ियों के इलाके पर कब्जा कर लिया था। रूहानी ने सीरिया, खासतौर पर इदलिब में तमाम दहशतगर्दों के सफाये तक दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। हसन रूहानी ने सीरिया बहरान को हल करने के लिए रशिया और तुर्की के रोल की तारीफ की। रशिया, ईरान और तुर्की सीरिया बहरान के ताल्लुक से मुसलसल बातचीत कर रहे हैं। ईरान और रशिया सीरिया बहरान के दौरान सदर बशार अल असद के इत्तेहादी रहे हैं, जबकि तुर्की ने बाज़ बागी ग्रुपों की मदद की है। कॉन्फ्रेंस के बाद एक बयान जारी किया गया। इस बयान में तीनों मुल्कों ने सीरिया में तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के सफायत तक एक दूसरे के साथ ताउन से इत्तेफाक किया। बयान में पुतिन, रूहानी और तैयब एर्दोगान ने कहा कि वो आईएसआईएस, अल नुसरा और तमाम दहशतगर्दों और दहशतगर्द ग्रुपों के सफायत तक मिलकर काम करेंगे। तीनों मुल्कों ने इस बात से इत्तेफाक किया कि ऐसी एक और मीटिंग रशिया में होगी। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने मीटिंग के बाद कहा कि हम किनारे से इदलिब के हालात का तमाशा नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सीरिया में हजारों लोगों का कत्लेआम होगा तो तुर्की आंख बंद करके नहीं बैठ सकता। रशिया और ईरान के लीडर्स के साथ मुलाकात के बाद तैयब एर्दोगान ने यह बात कही। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि सिविलियंस की जानों का एहतराम नहीं किया गया तो इससे दहशतगर्दों के हाथ मजबूत होंगे। तैयब एर्दोगान ने यह बात दोहराई कि तुर्की सीरिया बहरान के पायदार हल और रेफ्यूजियों की वापसी के लिए काम करने का पाबंद है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा कि सीरिया में अमेरिका की शिकस्त और वहां के हालात से ये बात साबित होती है कि अमेरिका पर लगाम कसी जा सकती है। सुप्रीम लीडर ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करते हुए ये बात कही। पुतिन ने सीरिया के बारे में 3 मुल्कों रशिया, ईरान और तुर्की के लीडर्स की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए तेहरान का दौरा किया। खामनाई ने कहा कि सीरिया मसले पर ईरान और रशिया के दरमियान तालमेल आपसी ताउन की एक बेहतरीन मिसाल है और दोनों मुल्क दूसरे आलमी मसाइल पर भी इस ताउन को बढ़ा सकते हैं। एक ऐसा शोबा जहां दोनों मुल्क ताउन कर सकते हैं वो अमेरिका को काबू में करना है, क्योंकि अमेरिका इंसानियत के लिए खतरा है और उस पर काबू पाना मुमकिन है। सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमेरिका ही सीरिया में असल खतरा है और वो अपने मकसद हासिल करने में नाकाम रहा है। खामनाई ने कहा कि अमेरिका ने ईरान, रशिया और तुर्की पर जो पाबंदियां लगाई हैं वो आपसी ताउन को मजबूत करने की एक अहम बुनियाद है। उन्होंने रशिया और ईरान की हुकूमतों से कहा कि वो अपने सियासी और मौशी ताल्लुकात को बढ़ाएं और दोनों मुल्कों के बीच होने वाले समझौतों पर अमल करें। सुप्रीम लीडर ने बिजनेस में डॉलर्स का इस्तेमाल छोड़ने की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि यूरोपीय मुल्कों ने ईरान न्यूक्लियर डील की शर्तों पर अमल नहीं किया है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने भी ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात की। इस मौके पर खामनाई ने कहा कि मुस्लिम दुनिया को जरूरत है कि वो मिलकर काम करे और एक दूसरे के साथ करीब हों। खामनाई ने कहा कि अगर मुस्लिम मुल्कों में इत्तेहाद हुआ तो ये यकीनन मुस्लिम मुल्कों में बहरान के हल के लिए मददगार होगा और अमेरिका इसी बात से डरता है, वो नहीं चाहता है कि मुस्लिम ताकतें एक हो। खामनाई ने कहा कि ईरान और तुर्की खित्ते के 2 इज्जतदार और ताकतवर मुल्क हैं और मुस्लिम दुनिया में उनका मुश्तरका मफाद भी है, इसीलिए दोनों मुल्कों को सियासी और मौशी मैदानों में ताउन और बढ़ाना चाहिए। खामनाई ने म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों के मसले पर काम करने के लिए तैयब एर्दोगान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि फलस्तीन एक ऐसा मसला है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस मौके पर एर्दोगान ने कहा कि मिडिल ईस्ट को एक नाजुक बहरान का सामना है। एर्दोगान ने इस बात से इत्तेफाक किया कि मुस्लिम मुल्कों में इत्तेहाद ना होने की वजह से मौजूदा मसाइल पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की आज़ादी के ताल्लुक से मगरबी मुल्कों की सोच ही खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के लिए जिम्मेदार है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि अमेरिका मुसलसल ईरान पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। हसन रूहानी ने 1980 के दहे में ईरान इराक जंग की याद ताज़ा करते हुए कहा कि ईरानी कौम पाबंदियों का सामना करने के लिए उसी पुराने जज्बे से काम लेगी। हसन रूहानी ने एक फेस्टिवल का इफ्तिताह करते हुए कहा कि ऐसा कोई हफ्ता नहीं गुजरता जब हमारे लिए कोई वार्निंग नहीं दी जाती। हसन रूहानी ने कहा कि अमेरिका बातचीत शुरू करने के लिए ईरान को रोजाना पैगाम भेज रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने का ऐलान किया है, दोनों मुल्कों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फराज। इस खबरनामे में हम आपकी दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। बसरा में हालात और बिगड़े, ईरान काउंसलेट को आग लगा दी गई, एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला, वजीर आजम ने दिया तहकीकात का हुक्म। इराकी ओहदेदारों ने बसरा की सूरत हाल के लिए अमरीका, आईएस और बास पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। हशद शाबी ने कहा, हालात को मसला की लड़ाई में बदलने नहीं देंगे। तेहरान समिट में इदलीब पर कोई समझौता नहीं हो सका, तैयब एर्दोगान ने कहा, तमाशा नहीं देखेंगे। पुतिन और एर्दोगान ने की खामनाई से मुलाकात, सुप्रीम लीडर ने कहा, सीरिया में साबित हो गया अमरीका पर लगाम कसी जा सकती है। इजिप्ट में 2013 के काहिरा धरने के लिए 75 को सजाए मौत सुनाई गई, इख्वानुल मुस्लिमून के सीनियर लीडर्स शामिल। यमन पर जनीवा बातचीत नहीं हो सकी, हादी हुकूमत के नुमाइंदे वापस, अल-हूसियों ने सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया। कश्मीर के बारामूला में हुर्रियत कारकुन को गोली मार दी गई, अनंतनाग में पुलिस पिकेट पर हमला नाकाम। पेट्रोल और डीजल की कीमतें नई बुलंदी पर पहुंच गईं, हुकूमत असेंबली इलेक्शन से पहले राहत देने पर गौर करने लगी। अमित शाह 2019 के लोकसभा इलेक्शंस तक बीजेपी सदर बरकरार रहेंगे, तेलंगाना में 15 सितंबर से मुहिम शुरू करेंगे। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। मिडल ईस्ट से ही एक और अहम खबर आ रही है। इजिप्ट में 2013 के मुजाहरों और गड़बड़ के सिलसिले में 75 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है। इनमें इख्वानुल मुस्लिमून के सीनियर लीडर्स भी शामिल है। काहिरा में 2013 के मुजाहरों के दौरान गड़बड़ के वाकयात के सिलसिले में इन लोगों को सजाएं सुनाई गई। उन मुजाहरों और गड़बड़ में सैकड़ों लोग हलाक हुए थे। इख्वान के सीनियर लीडर उसामा अल एलियान और मोहम्मद बेल्तफी को सजाए मौत दी गई, जबकि इख्वान के रूहानी रहनुमा मोहम्मद बदी को उम्र कैद की सजा दी गई। एक मशहूर फोटोग्राफर को 5 साल जेल की सजा दी गई, जिन्हें इस वाकये की रिपोर्टिंग के लिए गिरफ्तार किया गया था। 14 अगस्त 2013 को पुलिस ने काहिरा के राबिया अल अदविया चौक पर बड़े पैमाने पर एहतजाज को खत्म करने के लिए कार्रवाई की थी। सिक्योरिटी फोर्सेस के इस ऑपरेशन में कुछ घंटों के अंदर 800 से ज्यादा लोग हलाक हुए थे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस कत्लेआम को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया था। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि तकरीबन 85,000 एहतजाजियों ने 45 दिनों तक चलने वाले मुजाहरे में हिस्सा लिया था। इजिप्ट के साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी के हामियों ने यह मुजाहरा किया था और 2011 में, जैसे कि आप जानते हैं, अरब बहार के दौरान सदर हुस्नी मुबारक को अवाम की बगावत में ओहदे से हटा दिया गया था। इसके बाद होने वाले इलेक्शंस में मोहम्मद मुर्सी इजिप्ट के पहले जमहूरी सदर बने, लेकिन मुर्सी के खिलाफ फौजी बगावत हुई और अब्दुल फतेह अल सीसी सदर बन गए। बात करते हैं यमन की अब्दुल रब्बू मंसूर हादी हुकूमत ने इल्जाम लगाया है कि अल-हूसियों ने जेनीवा अमन बातचीत को सबूताज करने की कोशिश की। अल-हूसियों का डेलीगेशन वक्त पर जेनीवा नहीं पहुंच सका। इसके लिए जहां अल-हूसियों को जिम्मेदार ठहराया गया, वहीं पर अल-हूसियों की अंसारुल्लाह तहरीक ने इल्जाम लगाया कि सऊदी अरब ने उनके हवाई जहाज को उड़ान भरने नहीं दिया। यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों से यह बातचीत हो रही थी। इस दौरान अब्दुल रब्बू मंसूर हादी की जलावतन हुकूमत ने फैसला किया कि उनका डेलीगेशन जेनीवा से वापस आ जाएगा। अरब मीडिया में कहा गया कि अल-हूसियों ने बातचीत के लिए यूनाइटेड नेशंस के सामने कई शर्तें रखी। यूनाइटेड नेशंस ने मौजूदा हालात की वजह से जेनेवा बातचीत को 3 दिनों के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। इससे पहले खबरों में कहा गया कि अल-हूसियों ने जेनेवा रवाना होने से पहले डेलीगेशन के नुमाइंदों की हिफाजत का मुतालबा किया। इस तरह अमलन जेनेवा बातचीत खत्म हो चुकी है। यमन में मार्च 2015 से जंग जारी है। सऊदी इत्तेहाद पिछले 3 महीनों से हुदैदा पर हमले कर रहा है, लेकिन अभी हुदैदा पर अल-हूसियों का कंट्रोल है। हुदैदा को यमन की लाइफलाइन कहा जाता है।
यूनाइटेड नेशंस की यमन से मुताल्लिक नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफ्थ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अल हूसी जेनीवा आना चाहते थे। अल हूसियों की अंसारुल तहरीक ने इल्जाम लगाया है कि सऊदी अरब अल हूसियों को जिबूटी में फंसाना चाहता है, जहां उनके डेलीगेशंस के अरकान जाने वाले थे। जेनीवा जाते हुए वो लोग जिबूटी में रुकने वाले थे। सऊदी ओहदेदारों ने ओमान के हवाई जहाज को दारुल हुकूमत सना में उड़ान भरने की इजाजत या उतरने की इजाजत नहीं दी। यमन के दारुल हुकूमत सना में एहतजाजियों ने सड़कों पर निकलते हुए अमरीका, बरतानिया और सऊदी अरब के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इन मुल्कों पर अमन बातचीत को रोकने का इल्जाम लगाया। सऊदी अरब और स्पेन के बीच हथियारों की एक बड़ी डील खतरे में पड़ गई है। स्पेन की हुकूमत ने फैसला किया कि सऊदी अरब को बमों की सप्लाई रोक दी जाएगी, जिसके बाद कई बिलियन डॉलर्स के जंगी हवाई जहाजों की डील खतरे में पड़ गई है। मगरबी मुल्कों पर यमन जंग की वजह से सऊदी अरब को हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए काफी दबाव है। गाजा सरहद पर जुमे को इस्राएली फौज की कार्रवाइयों में एक फलस्तीनी जाँ बहक हुआ और 200 से ज्यादा जख्मी हुए। गाजा के फलस्तीनी कई महीनों से कब्जा किए गए इलाकों में वापस जाने के अपने हक की तायद में मुजाहरे कर रहे हैं। जाँ बहक फलस्तीनी की पहचान एक 17 साल नौजवान बिलाल फलाजिकी की हैसियत से की गई है। हजारों फलस्तीनियों ने इस मार्च में हिस्सा लिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हिंदुस्तान और चाइना जैसी मईशतों के लिए सब्सिडी बर्खास्त कर दी जाए। ट्रंप ने कहा कि हम बाज मुल्कों को उभरती हुई मईशतें कहते हैं, ये पागलपन है। हिंदुस्तान और चाइना जैसे मुल्क अपने आप को डेवलपिंग या तरक्की पजीर कहते हैं और इस जुमरे के तहत उन्हें सब्सिडी मिलती है, हम उन्हें पैसा देते हैं। ये पागलपन है, हम इसे रोक देंगे, हमें इसे रोकना चाहिए। ट्रंप नॉर्थ डकोटा के एक शहर पार्गो में एक प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे। बीजेपी सदर अमित शाह 2019 के लोकसभा इलेक्शंस तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। बीजेपी के आला ओहदेदारों ने यह बात बताई। अमित शाह का टर्म जनवरी में खत्म होने वाला है, लेकिन बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव ने फैसला किया कि उन्हें लोकसभा चुनाव तक बरकरार रहना चाहिए। बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव ने पार्टी के तंजीमी इलेक्शंस में मुलतवी करने का फैसला किया। एग्जीक्यूटिव कमेटी की 2 रोजा मीटिंग शुरू हुई। इस मौके पर अमित शाह ने दिल्ली में कहा कि बीजेपी 2019 के इलेक्शंस में 2014 से ज्यादा मेजॉरिटी हासिल करेगी। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमित शाह 15 सितंबर से तेलंगाना में बीजेपी की मुहिम शुरू करेंगे। बीजेपी हर असेंबली हलके में जलसे करेगी और मकामी मैनिफेस्टो जारी करेगी। अब देखते हैं कैसी खबर जिसका ताल्लुक आपसे है और मुझसे है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और ज्यादा इजाफा हो गया है। अवाम में इस ताल्लुक से काफी नाराजगी पाई जाती है। अपोजिशन पार्टियां इस मसले पर भारत बंद की तैयारियां कर रही हैं। बताया गया कि पेट्रोल की कीमतें दिल्ली में 80 के निशान को पार कर गई है। दिल्ली वो जगह है जहां पर टैक्सेस ना होने की वजह से पेट्रोल सबसे कम होता है दूसरी सिटीज के मुकाबले में। एक ऐसे वक्त जबकि बाज रियासतों में जल्द ही इलेक्शन होने वाले हैं। पता चला है कि मरकजी हुकूमत पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से परेशान है, जिसका ताल्लुक आलमी कीमतों से है और इस सूरत हाल से निमटने के लिए कुछ राहत देने पर गौर कर रही है। हालिया अरसे में 2 मरतबा असेंबली इलेक्शन से पहले पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे को रोक कर रखा गया था। अपोजिशन पार्टियां जिनमें कांग्रेस भी शामिल है अगले हफ्ते इस मसले पर पूरे मुल्क में बंद मनाने की तैयारियां कर रही हैं। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 88 रुपए और डीजल की कीमत 77 रुपए हो गई है। ये हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की सबसे ज्यादा कीमतें हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मिलिटेंट्स ने एक हुर्रियत कारकुन को गोली मारकर हलाक कर दिया। यह वाकया बारामूला के बोमाई सुपुर इलाके में पेश आया। मारे गए कारकुन की पहचान हकीमुर रहमान सुल्तानी की हैसियत से की गई। पुलिस ने बताया कि सुल्तानी को करीबी फासले से गोली मारी गई। जख्मी हालत में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने कामयाबी से पुलिस पैकेट पर एक हमले को नाकाम बना दिया। इस कार्रवाई के दौरान एक मिलिटेंट हलाक हुआ। इस मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जाता है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बसरा में हालात और बिगड़े, ईरान काउंसलेट को आग लगा दी गई। एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला, वजीर आजम ने दिया तहकीकात का हुक्म। इराकी ओहदेदारों ने बसरा की सूरत हाल के लिए अमरीका, IS और बास पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। हशद शाबी ने कहा हालात को मसला की लड़ाई में बदलने नहीं देंगे। तेहरान समिट में इदलीब पर कोई समझौता नहीं हो सका। तैयब एर्दोगान ने कहा तमाशा नहीं देखेंगे।
पुतिन और एर्दवान ने की खामनाई से मुलाकात। सुप्रीम लीडर ने कहा सीरिया में साबित हो गया अमेरिका पर लगाम कसी जा सकती है। इजिप्ट में 2013 के काहिरा धरने के लिए 75 को सजाए मौत सुनाई गई। इख्वानुल मुस्लिमून के सीनियर लीडर्स शामिल। यमन पर जनीवा बातचीत नहीं हो सकी। हादी हुकूमत के नुमाइंदे वापस। अल-हूसियों ने सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया। कश्मीर के बारामूला में हुर्रियत कारकुन को गोली मार दी गई। अनंतनाग में पुलिस पिकेट पर हमला नाकाम। पेट्रोल और डीजल की कीमतें नई बुलंदी पर पहुंच गईं। हुकूमत असेंबली इलेक्शन से पहले राहत देने पर गौर करने लगी। अमित शाह 2019 के लोकसभा इलेक्शंस तक बीजेपी सदर बरकरार रहेंगे। तेलंगाना में 15 सितंबर से मुहिम शुरू करेंगे। ये थी आज की खबरें। शजूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।